हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज मेवाराम चौधरी और आप सभी का ज्ञान तरंग फॉर्मेट्स में स्वागत है। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेन। ये 3D का पार्ट है और यहाँ से पहले जो 3D के अंदर हमने डिस्कशन किया था वो कंप्लीट लाइन के रिलेटेड था। अब 3D की जो लाइन के हमने वेरियस फॉर्म पढ़े थे लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए, वैसे हम प्लेन के रिलेटेड भी कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। आपको प्लेन की इक्वेशन वेरियस फॉर्म में देखने को मिलेगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपडेट ये रहेगा कि जो भी प्लेन की इक्वेशन निकल के आएगी वो 2D की स्ट्रेट लाइन के काफी कुछ सिमिलर रहने वाली है। तो आपको कुछ रिजल्ट एज इट इज जो स्ट्रेट लाइन आपकी 11th क्लास के टॉपिक में हमने पढ़ा था 2D के अंदर, वो एज इट इज यहाँ पे काम में आएंगे। जैसे कि किसी भी पॉइंट का हम लाइन के अलोंग इमेज निकालते थे, तो यहाँ पे भी हम डिस्कशन करने वाले हैं प्लेन के अंदर किसी पॉइंट का इमेज निकालना, फोटो परपेंडिकुलर, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालना, दो पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस, ऐसी सारी बातें यहाँ आने वाली है। तो हम वन बाई वन करके समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्लेन का मीनिंग क्या होता है। तो आप कई जगह डेली लाइफ में यूज भी करते हैं कि ये तो बिल्कुल प्लेन सरफेस है। तो प्लेन कहीं कहीं उससे रिलेटेड है। जैसे आप बैठे हो तो आपकी टेबल का अपर पोर्शन है, उसको भी आप प्लेन सरफेस बोल सकते हो। ये अगर आप किसी भी आपके ब्लैक बोर्ड को या व्हाइट बोर्ड को नोटिस करते हो तो वो भी अपने आप में क्या है, एक प्लेन सरफेस है। अगर मुझे प्लेन सरफेस की डेफिनेशन देनी है तो इसका मतलब मैं अगर कोई दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो दोनों पॉइंट उसी सरफेस पे होने चाहिए, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन। अगर मेरे पास में दो रैंडमली पॉइंट है और उन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन उसी प्लेन के ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, या ऐसी जो हमारे पास पोजीशन बनती है उसको हम प्लेन बोलते हैं। तो लाइन ज्वाइनिंग कोई भी दो पॉइंट उस सरफेस पे लिए जाए तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन भी उसी सरफेस पे होनी चाहिए कंप्लीटली, ऐसा नहीं कि हवा में हो जाए। तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ में हमें एक कंडीशन या एक पैरामीटर और यहाँ पे डिफाइन करना है जो कि बहुत कुछ आपके आगे जाके इसे प्लेन के अंदर रोल मेजर रोल प्ले करेगा। तो वो है नॉर्मल। तो नॉर्मल का अगर मीनिंग हमें समझना हो तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है, अगर ऐसी कोई फिक्स लाइन है, ठीक है, और वो इस प्लेन सरफेस, जैसे मैंने यहाँ पे दो पॉइंट लिए तो उनको ज्वाइन किया तो एक लाइन बनी, ये सरफेस के ऊपर ही रह रही है। अगर इस लाइन के परपेंडिकुलरली कोई लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन है, तो वो लाइन इस सरफेस की क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। और ये आप फिजिक्स के अंदर बहुत जगह अप्लाई करते हैं या यूज करते आए हैं, जिसको बोलते थे आप नॉर्मल फोर्स किसी भी सरफेस पे। तो नॉर्मल का मतलब क्या होता था, जो भी आपकी सरफेस है उससे एकदम राइट एंगल पे 90 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस कॉन्सेप्ट को, जो नॉर्मल का कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये आपको इक्वेशन लिखते समय बहुत हेल्प करने वाला है, स्पेशली नॉर्मल। तो हम क्या कहेंगे, एक परपेंडिकुलर जो आपकी लाइन है, फिक्स लाइन, देन द सरफेस इज कॉल्ड प्लेन, फिक्स लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला है कि अगर आपके पास में कोई दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो लाइन तो क्या रहनी चाहिए, प्लेन के ऊपर रहनी चाहिए। लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू सम फिक्स लाइन। अगर कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, जैसे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन है तो ये लाइन आपकी नॉर्मल कहलाती है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी कि नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशन किस टाइप से लिखी जाएगी। तो जैसा कि हमने स्ट्रेट लाइन मतलब 3D की स्ट्रेट लाइन के अंदर जो भी लाइन का इक्वेशन लिखा था तो वेक्टर फॉर्म में, तो इक्वेशन लिखते समय हमारे पास में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप इक्वेशन लिख सकें। उनके बिना आपको इक्वेशन लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास में जो इक्वेशन लिखने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन हो सकती है वो किस टाइप की हो सकती है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो केस लेके चल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे जो कि पास हो रहा है एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट से पास हो रहा है तो वो पॉइंट हमें पता होगा कि ये प्लेन किस जगह से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, इतना हमें इंफॉर्मेशन के तौर पे पता होगा। तो एक प्लेन है जो कि किसी के परपेंडिकुलर है, लेट से ये परपेंडिकुलर है, और ये जिसको अपन नॉर्म परपेंडिकुलर वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर बोल सकते हैं।
तो परपेंडिकुलर को यहाँ पे अपन नॉर्मल बोल रहे हैं। अच्छा, हमको ये नॉर्मल गिवन है, ठीक है, और एक पॉइंट गिवन है जहाँ से प्लेन पास हो रहा है। तो लेट से यहाँ पे कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं और वो पॉइंट पता है, तो आपके पास में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, क्योंकि पॉइंट पता है इसका मतलब क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर पता होगा। तो मुझे ये पता है। अब इतनी इंफॉर्मेशन से आपको प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ पे लेट जो बेसिक इंफॉर्मेशन उसको लिख के रख लेते हैं। लेट हमारे पास में जो पॉइंट है, पॉइंट या इसका जो पोजीशन वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, क्या है? पोजीशन वेक्टर या पॉइंट क्या है? ए वेक्टर के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास में जो नॉर्मल वेक्टर है, क्या है? नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ गिवन होगा, और लेट से मैं इस नॉर्मल वेक्टर को यहाँ पे एज्यूम करके नाम दे देता हूँ एन वेक्टर। क्या नाम देता हूँ? ए एन वेक्टर। तो इतना आपके पास में ये गिवन इंफॉर्मेशन है। क्लियर है? अब आप खुद सोचो, अगर इस प्लेन की बात की जा रही है, तो प्लेन तो अपने आप में एक लोकस होगा। तो मुझे थोड़ा सा लोकस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे माइंड में लेके आना चाहिए। तो लोकस का मतलब इस सरफेस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे, उन सभी पॉइंट या जिसको अपन रैंडम पॉइंट बोलते हैं, उनके पोजीशन वेक्टर को मैं आर से अगर डिनोट करता हूँ, इस सरफेस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे, उन सभी पॉइंट को मैं अगर आर से डिनोट करता हूँ, आर वेक्टर से डिनोट करता हूँ, तो उनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये पॉइंट और इस ए पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ज्वाइन करने वाली लाइन, अगर मैं ये पॉइंट है उनको ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ज्वाइन करने वाली लाइन की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये प्लेन के ऊपर ही होना चाहिए। ये प्लेन के ऊपर होना चाहिए, इस प्लेन को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। यानी मूव तो करना चाहिए, ये आगे पीछे मूव कर सकता है, लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं आ सकता। इसको मूवमेंट इस तरह से करवाना है ताकि हमेशा इस प्लेन के ऊपर रहे, यानी यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, लेकिन हमेशा कंडीशन क्या है कि ए के साथ इसको ज्वाइन किया जाए, तो जो लाइन बने वो सरफेस के ऊपर होनी चाहिए। ये आर की कंडीशन है, ठीक है। तो अगर आर की कंडीशन है, तो मैं इसको वेक्टर की मदद से कुछ एक रिलेशन का फॉर्म दे सकता हूँ। वेक्टर की मदद से रिलेशन, एक वेक्टर का फॉर्म दे सकता हूँ। अगर मैंने इस ए और आर को ज्वाइन किया और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इस नॉर्मल के साथ देखने की कोशिश करूंगा, तो ये नॉर्मल और ए आर यहाँ पे कोई ना कोई वेक्टर की कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं? यहाँ पे ए आर और नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर जिसको अपन बोलते हैं एन वेक्टर, ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो ए आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? ए आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर आपको केवल नॉर्मल वेक्टर दे देते तो क्या कुछ वेक्टर की इक्वेशन लिख सकते थे क्या? अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं आपसे केवल नॉर्मल देता हूँ, तो आप नॉर्मल को देख के क्या प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो? तो फिर बात आएगी कि अगर अकेला नॉर्मल दे दिया जाए, तो अपन वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन अभी लिख नहीं सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास में कुछ ऐसी सरफेस आ जाए जिसके लिए ये अभी भी क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। यानी एक नॉर्मल कई सारे प्लेन की नॉर्मल हो सकती है। तो मुझे अगर फिक्स या स्पेसिफिक प्लेन की बात करनी है, तो यहाँ पे पॉइंट का पता होना चाहिए। जिस प्लेन की बात कर रहे हैं उस प्लेन के अंदर आपको कोई पॉइंट पता होना चाहिए और नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए, तो आप वेक्टर की इक्वेशन लिख सकती है। अब देखो, ये ऊपर वाला प्लेन है जिसको मैं P1 बोल रहा हूँ, ये नीचे वाला प्लेन है P2। अगर आपको P2 की इक्वेशन लिखनी है तो P2 के अंदर पॉइंट होना चाहिए, P1 की इक्वेशन लिखनी है तो P1 के अंदर प्लेन होना चाहिए। तो यहाँ से एक बात ये भी समझ में आती है कि अगर एक नॉर्मल है तो वो कई प्लेन को पार कर सकती है, यानी एक नॉर्मल कई प्लेन की हो सकती है। जैसे आप बोलते थे स्लोप, तो एक कॉमन स्लोप कई लाइन का हो सकता था स्लोप कुछ, ठीक है। जैसे पैरेलल लाइन में स्लोप क्या बोलते थे? सेम बोलते थे। यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी जितने भी प्लेन होंगे वो आपस में अगर पैरेलल है, तो उन सबकी नॉर्मल क्या होगी? एक ही होगी, ठीक है, एक जैसी होगी। तो ये पॉइंट पे आपको आगे जाके थोड़ा सा और स्पेसिफिक या अरेंज करके हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं देख रहा हूँ तो ए आर डॉट एन इक्वल टू 0, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे ए आर की अगर बात की जाए, तो ए आर मेरा बेसिकली क्या है? ए से आर, तो ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या है? 0 है। अगर मैं इसको देखूं तो ये तो मेरी वेक्टर इक्वेशन है,
अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म है, और वेक्टर फॉर्म में किसकी इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है। अगर अपन चाहें तो इसको थोड़ा सा ये कर सकते हैं, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके और लिख सकता हूँ, लिखना चाहूँ तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। अगर कोई कहेगा सर और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, तो मैं इतना कर सकता हूँ कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अब आप खुद जानिए कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो तो अपने आप में कांस्टेंट होता है, तो हो सकता है ये आपको ये ऐसा लिखा मिल जाए, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। ठीक है, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो हमको जब किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो उसमें कहीं के ये यूज में लेते हैं। लेकिन अगर आप मेनली देखें तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कौन सी है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो मैं एक आपसे रिकमेंड करूंगा, इसको याद रखें। इसमें ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है जहां से प्लेन पास हो रहा है, और एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर है उस प्लेन का। ठीक है, तो ये हमारे पास में वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन आ चुकी है। तो आपको बेसिक ये सबसे मिनिमम से मिनिमम इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि ये वेक्टर ऐसा जो प्लेन पास हो रहा है तो किस पॉइंट से पास हो रहा है ये पता होना चाहिए, और उसका नॉर्मल क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी दो इन्फॉर्मेशन से आप आसानी से प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और उस प्लेन की इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे लाइन के अंदर हमने लिखा था कार्टेशियन फॉर्म। तो यदि हमें ऐसा दे रखा है कि पासिंग थ्रू ए पॉइंट, किसी पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, तो हमें जो पॉइंट है तो पॉइंट स्पेसिफिक दे रखा होगा। तो लेट्स से मैंने ए पॉइंट ले रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए ले रहा था, तो यहाँ पे ए पॉइंट क्या होगा, आपको एक कोऑर्डिनेट वाइज दे रखा होगा, जैसे x1 y1 और z1, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल इज गिवन, और यहाँ पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो गिवन है। ठीक है, तो डी आर ऑफ नॉर्मल आपको गिवन होंगे। तो आप जानते हो जो किसी भी वेक्टर के डी आर दे रखे होंगे तो वो किस फॉर्म में देते हैं, तो लेट से हमने ए कॉमा बी कॉमा सी मान लिया। ठीक है, अब आपको पॉइंट दे रखा है और आपको नॉर्मल के डी आर दे रखे हैं, तो इसकी मदद से अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन बोल देंगे। तो देखिए जो पिछला वाला रिजल्ट था, पिछले वाले रिजल्ट में हमने क्या पढ़ा था कि आर वेक्टर डॉट एन माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, इतना था। यहाँ तक तो हम पहुंच ही चुके थे। अब इसी के अंदर मैं अगर आर वेक्टर, ए वेक्टर और एन वेक्टर की वैल्यू पुट कर लूंगा तो मेरे पास में जो नई इक्वेशन निकल के आएगी वो इक्वेशन क्या कहेंगे, वो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी पर कार्टेशियन फॉर्म में होगी। ठीक है, तो आप जानते हो कि यहाँ पे आर वेक्टर क्या होगा। अगर मैं आर वेक्टर की बात करूं तो आर वेक्टर को मैं अच्छे से लिखना जानता हूँ, एक्स वाई और जेड के कैप होगा। अगर आपको डायग्रामेटिकली समझना है तो ऐसे समझिए कि यहाँ पे कोई प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, ए, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और z1। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कोई आर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड है। ठीक है, इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास में डेफिनेशन तो वो हमेशा ही फॉलो होगी, और ये नॉर्मल है। ठीक है, और ये नॉर्मल है, और नॉर्मल के डी आर क्या है, इसके डी आर है ए बी और सी। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ज्वाइन करोगे तो आपके पास में अभी भी इंफॉर्मेशन वो तो लागू होने वाली है, कौन सी, ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये हमेशा फॉलो करेगा ए आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से आप, मैं कहूँगी पिछले वाली इक्वेशन से अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहो कार्टेशियन फॉर्म में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको जहाँ आर वेक्टर दिख रहा है उसकी जगह ये वैल्यू इसमें रख लें फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैं आर वेक्टर की वैल्यू रख लेता हूँ, साथ में एन वेक्टर। अच्छा, एन वेक्टर कैसे लिखेंगे बताओ, अगर आपको कभी भी डी आर दे रखे हो और उसे वेक्टर का फॉर्म देना हो तो उसके साथ में क्या लगा देते हैं, आई जे और के, ये हमने बहुत बेसिक में अच्छे से पढ़ रखा है। तो यहाँ से लिखेंगे तो ए आई माइनस बी जे सी के। ठीक है, अच्छा, अगर ये वाली इक्वेशन की बजाय, इस वाली इक्वेशन की बजाय मैं अगर पहले वाली इक्वेशन को देखना चाहूँ तो इससे पहले इक्वेशन क्या थी, इससे पहले वाली इक्वेशन में ये था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट
n इक्वल टू 0, तो ये तो था। तो अगर आप चाहो तो इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, इससे क्या होगा, एक रिजल्ट निकल के आएगा जिसको आपको याद करना आसान हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आर वेक्टर लगती है माइनस ए वेक्टर, x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप। ठीक है, और उसका मुझे डॉट किसके साथ लेना है, तो यहाँ पे डॉट लेना है एन वेक्टर के साथ में, ए आई बी जे और सी के इक्वल टू 0। अब डॉट कैसे लेंगे, तो आपको पता ही, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस x1 हो जाएगा, और उसका a के साथ डॉट करेंगे तो इंटू ए, फिर y माइनस y1 और यहाँ पे b आ जाएगा, और z माइनस z1 और उसके साथ में c इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये कुछ याद दिलाएगा, जैसे कि आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी थी 3D वाली इक्वेशन, उसमें क्या लिखा था, x माइनस x1 अपॉन ए था, यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर ए था डिवाइड में, इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी था। बस उसी के सिमिलर है, जिसमें यहाँ पे जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो रही है, वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ए बी और सी उधर डिवाइड में थे। तो ये इक्वेशन है, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। अब हमारे पास में जो दो इक्वेशन निकल के आई, एक इक्वेशन के अंदर हमने देखा कि वेक्टर फॉर्म में निकल के आ रहा है का आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन इक्वल टू 0, और जिसको सिंप्लीफाई कर रहे थे तो लास्ट में आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी भी निकल के आ रहा था। तो जब कभी कोई प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन होगी तो उस कंडीशन में ये आप कंपेयर करते समय काम में लोगे। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। अभी देखिए, अगर मैं ये भी रिजल्ट निकल के आया तो इस रिजल्ट को अगर मैं थोड़ा सा दिमाग में फिट करना चाहूँ तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 है, तो माइनस होने वाले पार्ट क्या है, ये किसी पॉइंट जहाँ से प्लेन पास कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट है, और जो मल्टीप्लाई पार्ट है ये क्या है, नॉर्मल के dr है, नॉर्मल के dr है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं तो ये ax by cz माइनस ax1 by1 और cz1 ऐसा हो सकता है इक्वल टू 0, और अपने आप में ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं इसको अगर रिप्लेस करके ऐसा लिखना चाहूँ तो एक आपको कुछ अलग टाइप का रिजल्ट यहाँ से शो होने लग जाएगा, ax by cz, और ये वाले पार्ट को माइनस समेत मैंने कुछ कांस्टेंट मान लिया d इक्वल टू 0। अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको कुछ अलग टाइप का फॉर्म देने की कोशिश कर रहा है, ये अलग टाइप का फॉर्म देने की कोशिश कर रहा है, जिसको आप स्ट्रेट लाइन जैसा फील कर सकते हो, ax प्लस by प्लस z इक्वल टू 0। अब 2D की स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ रखी है, 2D की स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ा है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये कुछ ना कुछ ऐसा ही है। तो ये 3D की अंदर जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो 2D के जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म की सिमिलर ही होती है। तो मुझे कहीं न कहीं उससे हिंट अगर लेनी है, वहाँ के रिजल्ट अगर डायरेक्टली काम में लेने, तो यहाँ से और उसके बीच में एक कनेक्शन देखना चाहिए या कुछ डिफरेंस है क्या उसको देखना चाहिए। तो यहाँ ax प्लस by यानी x एंड y दो ही वेरिएबल है, इधर 3 वेरिएबल है x y एंड z, और कुछ उससे रिलेटेड हमें क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन के तौर पे आगे काम में लेनी है तो उस रिजल्ट पे जाते हैं। लेकिन ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है कि हमने दो फॉर्म पढ़ लिए, एक वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, जब कोई पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर गिवन हो। तो अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं तो जहाँ पे हमने लास्ट वाला पार्ट छोड़ा था इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे पास जनरल इक्वेशन निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी, ax by cz। अगर आप स्मॉल लेटर में लेना चाहो तो भी ठीक है, और कैपिटल लेटर लेना चाहो तो भी ठीक है, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ऐसा भी लिखा मिल सकता है या आपको कैपिटल लेटर में भी ये लिखा मिल सकता है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन की है। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन का मतलब आपको कोई इक्वेशन अगर दे रखी है उसको कंपेयर करना है तो जनरल तरीके से उस इस तरह से कंपेयर करोगे। अब देखिए यहाँ पे आप जनरल इक्वेशन के अंदर अगर देखोगे तो ये जो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट है, जो मल्टीपल है, ये अपने आप में आपको कुछ हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, एक्स वाई एंड जेड के जो कोफिशिएंट है ये डी आर ऑफ नॉर्मल है, क्या है, डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल के। तो मुझे कोई इक्वेशन दे रखी और उस इक्वेशन को डिकोड करना है, उसमें से आपको नॉर्मल के डी आर करने, तो आप क्या करोगे, एक्स वाई एंड जेड की कोफिशिएंट देख लोगे,
तो वो कोफिशिएंट क्या होंगे, आपके नॉर्मल के डी आर होंगे। ठीक है, तो डी आर ऑफ नॉर्मल यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें इक्वेशन अगर गिवन हो तब तो यहाँ से कंपेयर करना है, और अगर इक्वेशन आपको फॉर्म करनी हो तब आपको पिछले दोनों रिजल्ट पे ध्यान देना है। अब अगर कोई इन्फॉर्मेशन वेक्टर के फॉर्म में दे रखी है तब आप ये वाली इक्वेशन काम में लोगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। और अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो आप इस इक्वेशन की मदद लोगे, बट कंडीशन के तौर पे आपको पॉइंट दे रखा होगा और नॉर्मल के डी आर दे रखे होंगे। ठीक है, अब जो भी हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, ये जो भी हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है, इस पर कुछ आता है बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपका जो जनरल फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन है उससे अलावा नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा था उसके अंदर हमारे पास में यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आ गई थी। मैं आपसे कह रहा था कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ध्यान समझना यहाँ से क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा लिखते थे और इसको मैं सिंप्लीफाई करता था तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या निकलता था, डी। ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है, जिसमें हमने ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर को क्या समझ लिया था, डी समझ लिया था। एक तो ये क्वेश्चन निकल के आई थी। अच्छा, ऐसे मेरे पास में जो सेकंड पार्ट था जो कार्टेशियन फॉर्म में था, तो कार्टेशियन फॉर्म में मैंने बोला था ए एक्स माइनस एक्स वन, पी वाई माइनस वाई वन और सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। और इसी को ही आगे जब हम बढ़ा रहे थे तो ये क्वेश्चन ऐसे निकल के आ रही थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये पार्ट निकल के आ रहा था। ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि ये जो दोनों इक्वेशन है इसमें आपके पास में नॉर्मल के डी आर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे, वो क्या होंगे, नॉर्मल के डी आर होंगे। इसमें भी एन वेक्टर दे रखा होगा आपको। अब इसके बदले अगर आपको डी आर को बदल के डी सी में कर दिया जाए, यानी डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइन दे दिए जाए, तो उसमें जो इक्वेशन बनती है, ठीक है, जो इक्वेशन बनती है, मैं सेकंड पॉइंट ले रहा हूँ, तो मेरे पास में कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाए, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू, मैं यहाँ पे कुछ नाम अलग दे रहा हूँ, पी नाम दे रहा हूँ। तो ऐसी फॉर्म में जो इक्वेशन निकल के आती है उसको बोलते हैं अपन नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। ये मेरी नॉर्मल फॉर्म है। अब इसको नॉर्मल फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एन कैप लग जाता है, यानी यूनिट वेक्टर, नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर ले लिया जाता है। तो जब किसी भी वेक्टर इक्वेशन के अंदर जो प्लेन की बात कर रहे हैं और उसमें नॉर्मल वेक्टर की जगह यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाता है तो वो इक्वेशन को हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। यानी आपकी जो इक्वेशन है उसके अंदर यूनिट वेक्टर नॉर्मल का ले लिया जाता है तो वो इक्वेशन को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। अगर वो यूनिट वेक्टर नहीं है या साधारण नॉर्मल वेक्टर है जिसके अंदर डी आर है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है नॉर्मल के अलोंग। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, उससे कुछ चेंज होगा नहीं होगा? तो चलिए इसका प्रूफ समझ लेते हैं। तो अगर आप इसके प्रूफ की बात करें तो यहाँ पे आपको ये तो पता ही कि जो हम पहले से जानते हैं तो वो तो यहाँ पे एज इट इज अप्लाई होने वाला है, एज इट इज अप्लाई होगा। तो वो अप्लाई कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाऊं। तो देखिए, ये मेरे पास में नॉर्मल है और इस नॉर्मल सॉरी प्लेन है और इस प्लेन का ये नॉर्मल है और इसके मुझे डी सी पता है, एल एम एन है। अभी आपके पास में क्या डी आर है। अब डी आर को डी सी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो आप ए के साथ में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दो इंटू एक्स एज इट रह जाए। फिर बी के साथ में अंडर रूट ए स्क्वायर यानी एक तरह से मैंने क्या कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है प्लस डी। तो कोई चेंज तो आएगा नहीं। एक तरह से मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन के अंदर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद में ये जो पार्ट बन रहा है ये तो मेरा एल है। भाई आपने डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना सीखा था तो वहां पे ये तो बताया था कि डायरेक्शन रेशियो के अंदर एल अंडर रूट का मॉडुलस का डिवाइड कर लिया जाए तो ये मेरा एल बन जाएगा, ये एम बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। और मैं यहाँ पे ये माइनस ऑफ डी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
को यहाँ पे देखना चाहूँ तो ये कुछ नाम दे दिया मैंने, पी नाम दे दिया। और एक तरह से ये ओरिजिन से डिस्टेंस भी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन अब किस टाइप की बन गई होगी, तो ये इक्वेशन बन गई होगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। भाई ये माइनस डी उधर जाएगा, प्लस डी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और उस वाले पार्ट को मैंने पी एज्यूम कर लिया। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी निकल के आ रहा है। अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, याद रखना इसी इक्वेशन को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। अब आप कहोगे ये आपकी जनरल इक्वेशन थी और ये नॉर्मल फॉर्म में जनरल इक्वेशन है, तो दोनों में कब कौन सी लगानी है, ये सबसे बड़ा सवाल आता है बच्चे को। ठीक है कि आपने सब समझा दिया, लेकिन लगानी कब कौन सी है। तो मैं कहूंगा अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन के तौर पे नॉर्मल के डी आर दे रखें, नॉर्मल के डी आर दे रखें, या आपको कोई नॉर्मल वेक्टर दे रखा है और पॉइंट दे रखा है, तब आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर आपको पॉइंट दे रखा है एंड नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, सिंपल इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो आप वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में यूज करना चाहो तो ये रिजल्ट यूज करते हैं, या तो ऊपर वाला वेक्टर फॉर्म यूज कर लो या नीचे वाला कार्टेशियन फॉर्म यूज कर लो। अगर आपको कोई इक्वेशन वेक्टर की गिवन रखी, इससे आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करते समय हम या तो ये वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 से, या आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी से कंपेयर करेंगे। इन बॉक्स के अंदर की इक्वेशन कब लगानी है, जब आपको कोई कंपेयर करना है, यानी आपको प्लेन की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, अब आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बॉक्स वाली मेथड को अप्लाई करोगे। अगर आपको पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर गिवन है, तब आप ये पहले रिजल्ट काम में लोगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप समझना क्वेश्चन के अंदर, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है और ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है, तब आप ये नॉर्मल इक्वेशन काम में लेते हो। या ऐसा दे रखा होगा, आपको कोई इक्वेशन दे रखी होगी और बोलेगी इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब उसके डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन बना दो। तो उस स्थिति में आपको कुछ समथिंग वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा उनके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो उससे वो अपने आप क्या बन जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अगर डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। और आप साथ में कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। कहां से, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना कि अगर किसी भी नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन गिवन है और आपसे कह रहे हैं कि इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तो आप उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जैसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो राइट साइड वाला पार्ट जो निकल के आएगा वही आपकी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, वही क्या होगी, ओरिजिन से डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब ये ओरिजिन से डिस्टेंस ऐसी क्यों निकल के आती है, तो ये बात आपको मैं थोड़ी देर में और समझा दूंगा जब आप जनरल इक्वेशन की प्लेन के एप्लीकेशन पढ़ोगे डिस्टेंस फॉर्म, तो वहां पे ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ कंक्लूजन के तौर पे ये देख लेते हैं। तो अभी हमने यही बात करी थी कि हमारे पास में पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर दे रखे हैं, तो ये वाली इक्वेशन काम में लेंगे। और अगर हम एन वेक्टर की जगह एन कैप यूज करने लग जाएं, तो वो फॉर्म जो बन जाती है, ये स्पेसिफिक फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। एन वेक्टर की जगह एन कैप आ जाए तो उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल वेक्टर अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एल एम एन के फॉर्म में लिखेंगे, तो एल आई एम जे और एन के आ जाएगा। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है, एज इट इज मैंने समझाई दी है। और ये कार्टेशियन फॉर्म कब लगानी, जब आपको कोई कंपेयर करना हो। ठीक, अब ये फूटो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट होते हैं, पर इस पर थोड़ा सा मैं बाद में डिस्कशन करूंगा जब आपको फूटो परपेंडिकुलर समझाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमने डिस्कशन कर लिया। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर ये हमने जो थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहला ही क्वेश्चन है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो ए प्लेन विच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है। तो समझना, लेट से ये मेरे पास में कोई प्लेन है। ठीक है, ये कोई प्लेन है और ये प्लेन क्या करता है, एक दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है। तो एक तरह से ये दो पॉइंट होंगे और उनको बाइसेक्ट, जैसे आप बचपन में खेलते थे, कोई भी पतली सी स्ट्रिप लगा के धागे से बांटते थे, तो बीच में जो पार्ट होता था एक तरह से, आप कुछ भी देख लो, जैसे मेरे पास में ये मोबाइल है एक तरह से। ठीक है, तो इस मोबाइल में ये पेन है, इस पेन को अगर मैं सीधा सीधा छेद कर दूं तो एक तरह से मोबाइल क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि लेट से ये पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है। समझना, ध्यान से समझना,
ये ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन को ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और बाइसेक्ट भी कर रहा है पर साथ में राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो राइट एंगल का मतलब ये 90 डिग्री पे होगा। आप एक टेढ़ा भी बाइसेक्ट कर सकता है और एक बिल्कुल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये प्लेन कहाँ से पास हो रहा होगा, ऐसा पूछ रहे हैं, प्लेन कहाँ से पास हो रहा होगा। तो मैं कहूंगा कि एक काम करो, अगर आपके पास में प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी तो आप ऑप्शन चेक कर लेना कि कौन सा ऑप्शन उसमें सेटिस्फाई हो रहा है, वहां से पास हो ही रहा होगा। तो मुझे क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन से प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो मैंने तो अब तक इतना पढ़ा है कि प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए और नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए, तभी तो आप निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री पे ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है, प्लेन के राइट एंगल पे, और प्लेन के राइट एंगल पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अच्छा ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो बाइसेक्ट का मतलब ए बी का मिड पॉइंट कहाँ होगा, प्लेन के ऊपर होगा, तभी तो उसको बोलेंगे बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूं तो 3, 7 और 6 ये पॉइंट है, और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3, -3 और 4। अच्छा ये मिड पॉइंट है, जैसे मैंने एम बोल दिया जिसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो बताओ एम के कोऑर्डिनेट मुझे लिखने हैं, तो कैसे लिखूंगा मैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लूंगा, -3 + 3 / 2, -3 + 7 / 2 और 4 + 6 / 2। इसको देखेंगे तो ये मिड पॉइंट मेरे पास में क्या निकल के आएगा, तो पहला वाला तो 0 दे रहा है, अगले वाले में 4 यानी 2 आ जाएगा और इधर 5 आ जाएगा, यानी मिड पॉइंट कितना आ गया मेरे पास में, 0, 2, 5, ठीक है। अच्छा अब बताओ अगर ये 90 डिग्री पे है तो ये नॉर्मल भी तो हो जाएगा, तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल की बात करें जिसको बोलते हैं अपन एन वेक्टर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। अच्छा ए बी तो मुझे लिखना आता है, ए बी वेक्टर कैसे लिखते हैं, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाएगा, 6i + 10j + 2k। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जिनको आप बोल रहे हो मिड पॉइंट है, वैसे तो प्लेन पास हो रहा है। अभी आप ध्यान करो, थोड़ी देर पहले हमने प्लेन की इक्वेशन से रिलेटेड क्या डेटा दिया था कि अगर मुझे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो एक तो पॉइंट पता होना चाहिए और नॉर्मल वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या ऐसे ही आपको पता लग गया, क्या आपको नॉर्मल वेक्टर भी इस इंफॉर्मेशन से कहीं के ढूंढने में आ गया और ये पॉइंट भी पता लग चुका है जहां से प्लेन पास हो रहा है, ये पास हो रहा है। तो मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को कैसे लिखना चाहिए, तो मैंने आपसे बोला था कि आप कोई भी फॉर्म यूज कर लो, आप वेक्टर फॉर्म यूज कर सकते हो, आप कार्टेशियन फॉर्म यूज कर सकते हो। तो ज्यादा बेटर कौन सा है, मैं कार्टेशियन फॉर्म को यूज करूंगा क्योंकि मुझे फाइनली पॉइंट भी यहाँ पे चेक करना है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, ए x - x1 b y - y1 + c z - z1 = 0 होता है, कितना होता है। अब बताओ यहाँ पे ए बी सी क्या है, तो आप देखोगे तो यही तो मेरे ए बी सी है, यही क्या है, ए बी सी है। तो कितने, 6, 10 और 2 है। तो यहाँ पे 6 x - x1, x1 यानी जहां से ये प्लेन पास हो रहा है, तो पॉइंट कितना होगा, ये आपका x1 है, ये y1 है और ये क्या है, z1 है। तो यहाँ पे मैं रखूंगा तो 0 + b कितना है, डायरेक्शन 10 है, और y - y1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + c डायरेक्शन रेशियो देखेंगे तो 2 है, और z - z1, तो z1 कितना है, 5 = 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x + 10y + 2z, और कॉन्स्टेंट पार्ट देखेंगे कितना आ रहा है, यहाँ से माइनस का 20 आ जाएगा, इधर से माइनस का 10, तो राइट साइड में जाके कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप की आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी जिसको मैं बोल रहा था जनरल फॉर्म में इक्वेशन निकल के आती है, तो ऐसी निकल के आ रही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 6x + 10y + 2z = 30, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई है। अब आपको आगे क्या पूछ रहे हैं, ठीक, वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो आपको 1 बाई 1 ऑप्शन चेक करना है। क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ए ऑप्शन का वैल्यू अगर आप पुट करें तो कितना हो जाएगा, देखो -12 हो जाएगा, +30 हो जाएगा और +10 हो जाएगा, ठीक है। -12 + 30 + 10, और ये देखेंगे तो ये 30 के इक्वल टू नहीं है, तो ये ए ऑप्शन तो होगा नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो बी ऑप्शन के अंदर रखेंगे, प्लेन के अंदर 24 - 10 + 14,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ से भी ये 30 के इक्वल टू नहीं है। अब सी ऑप्शन पे आ जाते हैं। सी ऑप्शन पे 2 रखेंगे तो 12 प्लस 10 प्लस 6, 3 इंटू 2, तो ये भी 30 के इक्वल टू नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका डी ऑप्शन का होना मजबूरी है, क्योंकि डी के अंदर सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, कोई भी तो सही होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, 24 प्लस 10 माइनस 4, ठीक है, ये हो रहा है आपका, ये 30 के इक्वल टू आ रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन के अंदर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आ गई होगी कि हमें यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे थे, 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो नॉर्मल बनाएगा, क्योंकि राइट एंगल पे ऐसा बोला था क्लियरली राइट एंगल, तो ए भी तो मेरा नॉर्मल वेक्टर बन गया, और उनका मिड पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा, जहां से प्लेन पास हो रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसे इक्वेशन के अंदर आपको बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, इन ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या समझाया था कि अगर आपके पास में कोई प्लेन की इक्वेशन दे दी जाए, क्या दे दी जाए, प्लेन की इक्वेशन दे दी जाए, तो उस इक्वेशन को अगर हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो जो कांस्टेंट पार्ट होता है वही क्या होता है आपका, ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो 2x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू मैंने 9 कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी आर क्या है, अगर आप देखोगे डी आर है 2 माइनस 1 और माइनस 2। अगर मैं इनको डीसी में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा बताओ, तो आप कहोगे इसको डिवाइड करो, आप 2 को डिवाइड करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 के स्क्वायर से। ठीक है, इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट x के साथ में जाएगा, फिर माइनस 1 के साथ में भी आप इसे पार्ट रखोगे, ये y। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, पहले चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर तीसरा पार्ट कॉन्स्टेंट है तो माइनस 2, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट में राइट साइड 9 है और अंडर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला पार्ट देखोगे तो ये अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2/3 x, और ये y/3 हो जाएगा, और ये z/3 यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/3। अब ये 9/3 बन रहा है, तो ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात करेंगे तो कितनी आएगी, तो वो आपको 9 अपॉन में ये 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लिखने से जो सिंप्लीफाई वैल्यू मिलती है वही आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको जो पूरा फॉर्मेट कन्वर्ट करके सिखाया है, अगर मैं वापस इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं वापस वही पहुंच जाऊंगा, अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो यही आ जाऊंगा। आप देखो नीचे वाले 3 को काट दें तो वही पहुंच जाएंगे। तो आपकी जनरल इक्वेशन और नॉर्मल फॉर्म के इक्वेशन में कुछ नहीं है, कन्वर्जन का फर्क है। ठीक है, अब कन्वर्जन करते समय अगर डी आर को डीसी बना देते तो राइट साइड वाला पार्ट क्या हो जाता है आपका, ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाती है। अब कई बच्चों को थोड़ा सा ये पार्ट डाउट कर सकता है, सर ये ओरिजिन से डिस्टेंस क्यों बन जाती है, ऐसा क्या उसके अंदर मजबूरी आ जाती है कि वो ओरिजिन से ही डिस्टेंस बन जाती है, क्या बन जाती है, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो देखो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम समझ भी सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसा भी नहीं है कि इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आप ऐसा सोचिए कि ये आपके पास में कोई प्लेन था, ठीक है, और ये यहाँ से आपको कोई ओरिजिन से डिस्टेंस पता है, लेट से पी है, ओरिजिन से डिस्टेंस पता है पी है, और इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये आपने लिख कैसे लिया, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको। तो ओरिजिन से डिस्टेंस, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, पी। जैसे आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग का जो आपका पतंग वाला पार्ट के अलावा जो धागा पकड़ रहता है फिरकी होती है, तो फिरकी वाले पार्ट को मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। तो वहां से वहां तक जो ज्वाइन किया है उस धागे की डिस्टेंस परपेंडिकुलरली अगर देखी जाए तो वो पी है। ठीक है, अच्छा ये जो नॉर्मल है इस वेक्टर की वो एन वेक्टर है। ठीक, अगर मैं इसको ओ बोल रहा हूँ और इसको पी पॉइंट बोल रहा हूँ और यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट की बात करें तो ये ए पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई जनरल आर वेक्टर
की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से ध्यान से समझने की कोशिश करना। अच्छा, यहाँ पे आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन भी पता ही है, कौन सी वाली, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलावा। अब देखिए यहाँ से आपको जो सेकंड वाली इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ओपी वेक्टर बताओ, तो ओपी वेक्टर लिखना है, तो ये तो पी तो डिस्टेंस है, पी क्या है, डिस्टेंस है, और वो भी डिस्टेंस कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और मुझे ओपी वेक्टर लिखना है, तो ओपी वेक्टर लिखने का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखनी है। तो मैग्नीट्यूड तो कितना है, पी है, और डायरेक्शन मुझे एन कैप से मिल जाएगी। डायरेक्शन किससे मिल जाएगी, यूनिट वेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यूनिट नॉर्मल वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा, पी एन कैप हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से मिला देता हूँ और इसका नाम दे दिया आर वेक्टर, ठीक है, तो ये आर वेक्टर हो गया और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, पी एन कैप हो जाएगा। तो बताओ ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा है, तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये पार्ट कितना हो जाएगा, इसका एरो इस साइड लग रहा है, ये एरो इस साइड लग रहा है, तो आपको पता है ये पी ए वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूँ, पी ए वेक्टर तो कितना हो जाएगा, आर माइनस पी एन कैप हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बताओ पी ए वेक्टर कितना हो जाएगा, आर माइनस पी एन कैप, होगा नहीं होगा। अब आप आगे समझो, आर पी ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस पी एन कैप हो चुका है। अब पी ए क्या, पी ए और एन कैप आपस में क्या है, अगर मैं पी ए और एन कैप की बात करूं तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। भाई पी ए तो सरफेस के ऊपर है और एन कैप इसकी नॉर्मल पे, तो पी ए सरफेस के ऊपर है और एन कैप नॉर्मल है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे पी ए और एन कैप इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब पी ए क्या था, पी ए क्या था, आर माइनस पी एन कैप था, डॉट एन कैप इक्वल टू 0। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आर डॉट एन कैप माइनस पी एन कैप डॉट एन कैप कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस पी इक्वल टू 0 है, तो इसमें पी क्या है, तो हमने स्टार्टिंग में पी क्या माना था, ओरिजिन से डिस्टेंस मानी थी, तब जाके ऐसा इक्वेशन आया। तो अगर मुझे इस टाइप का इक्वेशन कोई मिल जाता है जिसके अंदर आर के साथ एन कैप चिपक रहा है, तो राइट साइड वाला पार्ट जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस ही होगी। तो अब मुझे लगता है इस डेरिवेशन के बाद में किसी बच्चे को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे अगर आप नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो राइट वाला पार्ट होता है वो ओरिजिन से डिस्टेंस आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए यहाँ से डेरिवेशन में हमको पता लग गया कि अगर ये पी डिस्टेंस है तो उसके अलोंग वेक्टर क्या होगा, पी एन कैप होगा, क्या होगा, पी एन कैप, और मैंने कोई रैंडम यहाँ से पॉइंट मिला दिया तो उसको बोलेंगे आर वेक्टर। अब यहाँ से ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से निकालेंगे तो पी ए वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस पी एन कैप। अब पी ए वेक्टर और एन कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जिनको मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये डायरेक्टली मेरे पास में इस तरह से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप बच्चों को क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास में कोई भी इक्वेशन दे दी जाए जिसके अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी जाए, क्या दे दी जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी जाए तो आप वेक्टर की इक्वेशन लिखते समय, प्लेन की इक्वेशन लिखते समय आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू पी को यूज में लेंगे, यानी मुझे एन वेक्टर की बजाय एन कैप यूज में लेना पड़ेगा, एन वेक्टर की जगह एन कैप यूज में लेना पड़ेगा। अगर मैं एन वेक्टर यूज में ले रहा हूँ, अगर एन वेक्टर यूज में ले रहा हूँ तो आगे वाले पार्ट को मैं कांस्टेंट बोलूंगा जो कि ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है। अगर मुझे ओरिजिन से इसको डिस्टेंस बोलना है तो इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो आर के साथ यूनिट वेक्टर है तो कांस्टेंट पार्ट ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो ये कोई कांस्टेंट होता है जो कि डिस्टेंस से अलग होता है, ठीक है। तो ये पूरी समराइज पार्ट आपको अब फाइनली समझ में आ गया होगा कि मेरे पास में प्लेन की इक्वेशन लिखवाते हैं तो हो सकता है मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस दे दे और नॉर्मल वेक्टर देते, तो ओरिजिन से डिस्टेंस तो मैं डायरेक्टली काम में ले लूंगा, लेकिन नॉर्मल वेक्टर की जगह यूनिट नॉर्मल वेक्टर काम में लेना होगा, नॉर्मल की जगह यूनिट नॉर्मल वेक्टर काम में लेना होगा, क्लियर है। अब आपको पॉइंट दे दिया जाए और नॉर्मल वेक्टर दे दिया जाए तो फिर आप पिछले वाले केस के अकॉर्डिंग इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। यहाँ तक चले, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ स्पेशल केस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मुझे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो अभी तक हमने प्लेन का बेसिक पढ़ लिया है, प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास में एक पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर है तो हम प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। सेकंड हमने देखा अगर मेरे पास ओरिजिन से डिस्टेंस है और नॉर्मल वेक्टर है तो भी मैं प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, लेकिन कंडीशन है कि मुझे यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं
कि मेरा प्लेन पास हो रहा है किसी ए पॉइंट से और पैरेलल टू नॉन कोलिनियर वेक्टर है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के, यानी इनके पैरेलल है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो अगर आपके पास में नॉन कोलिनियर वेक्टर है बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनके पैरेलल है, तो आपको पता है बी क्रॉस सी, यानी ये दो वेक्टर हैं, सॉरी बी क्रॉस सी नहीं बोला मैं, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, दो वेक्टर हैं। अब आप दुनिया में दो वेक्टर कैसे भी रख दो, एक प्लेन तो बन ही जाता है। बी वेक्टर और सी वेक्टर कैसे भी रख देंगे, अगर ये नॉन कोलिनियर है तो वो एक प्लेन तो बनाएंगे। आप कैची की तरह समझ सकते हो, एक सीजर एक प्लेन बनाएंगे। अब ये प्लेन के पैरेलल मुझे प्लेन लिखना है, तो आप खुद सोचो बी और सी जिस प्लेन में लाई करेंगे, जिस प्लेन में लाई करेंगे उसी के मुझे पैरेलल कोई दूसरा प्लेन लिखना है, उसी के पैरेलल कोई दूसरा प्लेन लिखना है। तो वो अगर ऊपर प्लेन है बी और सी का, जब नीचे प्लेन है तो उसी के पैरेलल ऊपर होगा। अब मैं अगर उसको नीचे शिफ्ट कर दूं और वहीं पे लेके आ जाऊं, तो ये प्लेन और ये प्लेन आपस में क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपस में, सॉरी पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल प्लेन में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि क्या कॉमन होता है, पैरेलल प्लेन में क्या कॉमन होता है, उनकी नॉर्मल कॉमन होती है। दो प्लेन पैरेलल है तो उनमें हमेशा क्या होगी, उनकी नॉर्मल एक जैसी ही होगी, पैरेलल ही होगी। ठीक है, तो अब आपको अगर ऐसा कहीं दे दिया जाए कि आपको एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो दो वेक्टर के पैरेलल है, जिस दो वेक्टर के पैरेलल है और किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो लेट से मैंने ऊपर वाले पार्ट को शिफ्ट करके नीचे कर दिया, तो ये यही पहुंच जाएंगे। अब बताओ अगर मैं इनका क्रॉस ले लूं, बी और सी का क्रॉस ले लूं, तो ये क्या नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा। अगर मुझे नॉर्मल वेक्टर देखना है तो मुझे नॉर्मल वेक्टर किस डायरेक्शन में मिलेगा, बी क्रॉस सी से मिलेगा, यानी मेरा नॉर्मल वेक्टर किसके पैरेलल होगा, बी क्रॉस सी के पैरेलल होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। बी और सी अपने आप में एक प्लेन बनाएंगे और बी और सी का मैं अगर क्रॉस ले लूंगा तो वो उनके परपेंडिकुलर जाएगा, और नॉर्मल भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे नॉर्मल वेक्टर पकड़ना है तो बी और सी का क्रॉस यहाँ से लेना पड़ेगा। तो मेरे पास में यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन अगर चाहिए तो बी क्रॉस सी से मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा ये प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गिवन है कि ए कोई पॉइंट है वहां से पास हो रहा है। अगर गिवन है ए वेक्टर वहां से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन मुझे कैसे लिखनी चाहिए, तो मैंने जस्ट पिछले वाले केस में देखना है कि मेरे पास में क्या होना चाहिए, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये मैं जानता हूँ, ये मैं अभी तक जानता हूँ। तो अगर मैं इस केस में आपसे पूछूं कि क्या आपके पास में ए वेक्टर है, तो आप बोलेंगे हाँ है बिल्कुल, जहां से पास हो रहा है। अब मैं पूछूंगा एन वेक्टर है, अब आप कहोगे एन वेक्टर है तो नहीं, लेकिन हम बी और सी की मदद से एन वेक्टर निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे बी और सी का क्रॉस ले लो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर आप इस जगह को देखोगे तो ये आपको एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही पैटर्न दिखाएगा। इसका पैटर्न दिखाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का पैटर्न दिखाएगा, जो कि हमने वेक्टर के अंदर पढ़ रखा था। तो आप इसको अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मदद से देखना चाहे तो क्या लिखा जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक पार्ट है और बी और सी ये दूसरे हैं, तो आर माइनस ए बी वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स इक्वल टू 0। क्लियर है, यानी मैंने आपको अगर दो वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उन्हीं की पैरेलल एक प्लेन लिखना है, तो आपको उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से नॉर्मल पकड़नी है। ठीक, अब हम ये अलग अलग देखें, इसके बजाय अगर डायरेक्टली रिजल्ट याद कर लें तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, और उस कैलकुलेशन की आसान होने से क्या होगा, आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने लग जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोई पॉइंट दे रखा होगा, तो इस पॉइंट के आपको कोई भी पोजीशन वेक्टर के तौर पे कोऑर्डिनेट अगर पता है, तो x1 y1 z1 अगर एज्यूम करते हो, और ये आपके पास में दो वेक्टर हैं और इनके कोफिशिएंट या मैं कहूँगा डायरेक्शन रेशियो को b1 b2 b3 और इसके c1 c2 c3 लेते हो, तो आपके पास में कुछ ऐसी एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपको पिछले वाले केस या पिछले वाले वेक्टर इक्वेशन की मदद से इसी को लिखना था, बट यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्टली नहीं देखे क्या बोल दिया उन्होंने, बी और सी के प्लेन में बोल दिया है, तो मैं बी क्रॉस सी करके नॉर्मल लिख सकता हूँ। चलिए आगे, अब ये वाला पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। अब यहाँ पे उन्होंने 3 पॉइंट दे दिए, तो ये प्लेन है और इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, लेकिन मुझे इस प्लेन के अंदर कोई 3 पॉइंट दे रखे हैं। लेट से मेरे पास में ये ए पॉइंट है, ऐसे एक बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो ये तो पता है, आप 3 पॉइंट को आपस में ज्वाइन करोगे तो ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल अपने आप में एक प्लेन होता है। ट्रायंगल अपने आप में क्या होता है, प्लेन होता है। तो मुझे 3 पॉइंट नॉन है जिनके कोऑर्डिनेट आप चाहो
तो इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1 में लिखना, इसके x2 y2 z2 और ये x3 y3 z3 में लिखना। अब आपको 3 पॉइंट गिवन है। जैसे आप 2D के अंदर याद करो, सर्कल की इक्वेशन लिखते समय आपको 3 पॉइंट गिवन होते थे, तो आप सर्कल की इक्वेशन आसानी से लिख सकते थे। ऐसे ही आपको 3D के अंदर प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए 3 पॉइंट दे देंगे और फिर कहेंगे इस प्लेन की इक्वेशन लिखो। तो कैसे लिखेंगे उसका अप्रोच समझते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको नॉन है। अब मैं एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ r, जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r है, ठीक है। और अब आप देखिए, अगर मैं इनको आपस में देखना चाहता हूँ, ज्वाइन करना चाहूँ, तो ये एक तो a से b ज्वाइन करिए और एक a से c ज्वाइन करिए, तो आपके पास में एक वेक्टर बन जाएगा ए बी वेक्टर और एक वेक्टर बन जाएगा ए सी वेक्टर। बनेगा नहीं बनेगा? अगर मैं थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी देना चाहूँ, तो लेट से मैंने इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, मेरा यही यहाँ पे हेतु है। तो लेट से इसको मैंने निकाल दिया, तो ये आपके पास में क्या बन रहा है, एक वेक्टर बन रहा है, एक ए बी वेक्टर बन रहा है और एक आपके पास में ए सी वेक्टर बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा है? अगर मैं ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ तो ये 90 डिग्री पे जाएगा नहीं जाएगा? ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए। अच्छा, ए बी और ए सी कहाँ है? प्लेन के ऊपर ही। तो ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए तो वो कहाँ होगा? नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा। ए बी और ए सी दोनों प्लेन में, और उन दोनों वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये बात आप वेक्टर से अच्छे जानते हो। तो यहाँ से मुझे एन वेक्टर लिखना हो तो एन वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? तो आप कहोगे ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी की डायरेक्शन में लिख सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये एन वेक्टर ए बी और ए सी की डायरेक्शन में, अच्छा ये प्लेन कहाँ से पास हो रहा है? तो आप कहोगे ए से भी पास हो रहा है, बी से भी पास हो रहा है और सी से भी पास हो रहा है। तो मैं रेफरेंस के तौर पे ए पॉइंट ले लेता हूँ। रेफरेंस के तौर पे क्या लेता हूँ? ए पॉइंट। अब आप ये अच्छे से जानते हो कि मुझे किसी भी प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो मुझे रेफरेंस मतलब एक पॉइंट तो पता होना चाहिए जहाँ से प्लेन पास हो रहा है। एक पॉइंट तो पता होना चाहिए जहाँ से प्लेन पास हो रहा है। तो आप खुद सोचिए कि अगर मैंने इन दोनों को अगर ज्वाइन कर लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, तो R और A को ज्वाइन कर लिया और N वेक्टर, तो ये दोनों आपस में एंगल कितने का बनाएंगे? आपस में 90 का एंगल बनाएंगे। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा नहीं होगा? तो मैं यहाँ से बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि मैंने अगर R वेक्टर माइनस, अगर डायग्रामेटिकली देखें तो आपके पास में AR डॉट N वेक्टर, तो ये ऑलवेज 0 होता नहीं होता है, क्योंकि यही तो आपकी वेक्टर की इक्वेशन के शुरुआती पार्ट थे। तो AR वेक्टर लिखना चाहें तो R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट। अब मुझे एन वेक्टर समझना है, तो एन वेक्टर कैसे लिखेंगे? तो आपने बोला कि पैरेलल है। अब डायरेक्शन छोड़िए, मतलब मैग्नीट्यूड छोड़ो, केवल डायरेक्शन की बात करें तो एन वेक्टर क्या निकल के आ जाएगा? कुछ लैम्डा टाइम। कुछ लैम्डा टाइम कितना निकल के आएगा? ए बी क्रॉस ए सी। लेकिन ए बी क्या है यहाँ पे? ए बी क्या देखोगे तो आपको दिखेगा कि बी माइनस ए है। ए बी क्या है? बी माइनस ए। और ये देखेंगे तो सी माइनस ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल टू 0 है, इसलिए लैम्डा का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकल गया, केवल ये निकल के आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप खुद सोचिए, ये फिर से एक बॉक्स प्रोडक्ट की डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहा है। ये फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे अगर उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखना है तो कितने वेक्टर हैं? आर माइनस एक वेक्टर है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? बी माइनस ए। तीसरा कौन सा है? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। और इनको इक्वल टू 0 कर लिया जाए तो ये मेरे पास में जो इक्वेशन निकल के आ रही है ये एक प्लेन की इक्वेशन होगी। किसकी इक्वेशन होगी? प्लेन की इक्वेशन, जो कि 3 गिवन पॉइंट से पास हो रही है। तो आपको यही डायरेक्टली याद रखना है, अगर मेरे पास में कोई 3 पॉइंट है तो उन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, तो मैं एक बॉक्स प्रोडक्ट बना सकता हूँ। और बॉक्स के अंदर यहाँ पे देखोगे तो रेफरेंस किसको ले रखा है? रेफरेंस हमने ए को ले रखा है, तो आर माइनस ए लिखना है, बी माइनस ए एंड सी माइनस ए। अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो कार्टेशियन फॉर्म में पहली रो में आएगा एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ठीक है। आगे लिखेंगे तो बी माइनस ए, यानी बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन आ जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा x3 माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन। अगर आप इन दोनों केस को देखने की कोशिश करते हो, अगर आप इन दोनों केस को देखने की कोशिश करते हो, कौन सा वाला केस? ये वाला केस और ये वाला केस, इन दोनों में मेन कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है? ये आपका ए आर डॉट एन इक्वल टू 0 तो लग रहा है। अब मैं आपको फिर से कहूंगा कि आपको अगर कोई प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वो कहाँ से पास हो रहा है और उसकी नॉर्मल क्या है। हम अलग अलग केस इसलिए बना रहे हैं ताकि आप इन पॉइंट को अगर एक बार कैटेगराइज कर लेते हो
तो क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने में आपको परेशानी नहीं आएगी, आप कैटेगरी बना लोगे। अच्छा मेरे पास में 3 पॉइंट है तो मैं डिटरमिनेंट बना दूंगा। अगर एक पॉइंट है और 2 वेक्टर की पैरेलल की बात हो रही है, एक पॉइंट जहां से प्लेन पास हो रहा है और 2 वेक्टर के प्लेन के पैरेलल है, तो उस केस में भी क्या करेंगे हम, डिटरमिनेंट या बॉक्स प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन हर केस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बात अच्छे समझ पा रहे हो तो यहाँ पे नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो आप खुद सोचो कि मेरे पास में कोई प्लेन है और प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट है, ऐसे 3 पॉइंट रख लिए, तो मैं अगर इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, एक को रेफरेंस लेके, तो मेरे पास में 2 वेक्टर बन जाएंगे। और 2 वेक्टर बनने का मतलब पिछला ही तो केस हो गया, और 2 वेक्टर बनने का मतलब क्या हो गया, पिछला केस हो गया। अब इन दोनों वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ, तो फिर मेरे पास में नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। अगर दोनों का क्रॉस ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। और नॉर्मल वेक्टर आने का मतलब ये पहला ही केस हो गया। तो ये जो सेकंड और थर्ड रिजल्ट देखें, ये कहीं न कहीं किससे इंस्पायर है, ये फर्स्ट वाले रिजल्ट से इंस्पायर हो रहे हैं। इन फर्स्ट वाले रिजल्ट के स्पेशल केस ही है। तो आप ध्यान रखना, अगर आपको 2 वेक्टर के पैरेलल प्लेन लिखना है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तब क्या मिलेगा, आपको नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। अगर आपको 3 पॉइंट दे दिए तो आप वहां पे 2 वेक्टर बनाइए, क्या करेंगे, 2 वेक्टर बनाएंगे, तो उससे आपको आसानी से मिल जाएगा। आप ये भी कह सकते थे, आप यहाँ पे बहुत आसानी से ये भी कह सकते थे, कोप्लेनर की कंडीशन भी बोल सकते थे। कैसे कि आप कहते कि सर यहाँ पे ए आर, ए बी और ए सी, ये तीनों कोप्लेनर है। आप खुद सोचने की कोशिश करो, ए आर, ए बी और ए सी, ये तीनों क्या है, कोप्लेनर है। और आपको ध्यान हो, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो हमने बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर देखा था ए आर, ए बी और ए सी, ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये आपको पता है, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो हम क्या करते थे, उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 कर लेते हैं। और ये बात को हमने वहां पे पैरेललेपिपेड के वॉल्यूम से समझाया था, क्योंकि 3D फिगर नहीं बनेगा, 2D बन जाएगा, क्योंकि प्लेन के अंदर ही रह रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको कोई क्वेश्चन अगर करना है इसी रिलेटेड तो आसानी से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर आपको 3 पॉइंट गिवन है और उनसे प्लेन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं और ये तीनों से प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, सॉरी एक्स माइनस ये वाई वाला, फिर यहाँ पे लिखेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन। यहाँ देखेंगे तो एक्स थ्री माइनस एक्स वन और ये डिटरमिनेंट का फॉर्म लिखेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये पॉइंट दे रखें, तो ये तो आपका x1 y1 z1 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट करना चाहूंगा, तो x माइनस टू, वाई माइनस वन और z माइनस थ्री। x2 माइनस x1 लिखेंगे कितना आएगा, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 और 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। फिर x3 माइनस x1 तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और इधर से माइनस 2 आ जाएगा, इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 के साथ में क्या रहेगा, ये 2 माइनस 0, ये y माइनस 1 और इसके साथ में लिखेंगे तो माइनस 6 और प्लस 4 आ जाएगा। z माइनस 3 देखेंगे तो z माइनस 3 के साथ में क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये 2x माइनस 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 को तो 2x माइनस 4, ये वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस आ गए तो ये प्लस 2 हो जाएगा, तो 2y माइनस 2 हो गया। आगे देखेंगे तो 2z माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x, 2y और 2z, कॉन्स्टेंट पार्ट कितना हो गया, 4 2 6 और 6 12। ठीक है, तो इस टाइप से हम आसानी से इक्वेशन लिख सकते हैं यदि हमें मेथड पता है डिटरमिनेंट वाला। तो उम्मीद है आपको ये रिजल्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर आपको फाइनली रिपीट करके कहूंगा कि आपको पॉइंट एक ढूंढना है और एक नॉर्मल वेक्टर ढूंढना है। अगर ये 2 पॉइंट पता है तो आप आसानी से प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो और ये आपकी हर बार मदद करेगा। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। आपके पास में जो क्वेश्चन है उसको डिकोड करने की कोशिश करो, क्या वहां से आप ए वेक्टर ढूंढ पा रहे हो, एन वेक्टर ढूंढ पा रहे हो, तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन। अब कुछ स्पेशल केस जो हमने सेकंड और थर्ड में देखे तो वो आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन की स्पीड फास्ट करवाएंगे। लेकिन मेनली ये रिजल्ट हमने डेराइव कहाँ से किए, ये आर वेक्टर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 से डेराइव किए थे। ठीक है, अब ये वाले देख लेते हैं और ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट भी है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लेकिन अभी इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि ये अपने आप। तो आपको ध्यान होगा हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर भी इंटरसेप्ट फॉर्म देखी थी, तो यहाँ से भी इंटरसेप्ट फॉर्म देखने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, अब इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? अब देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये कब लगानी है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है अगर कोई प्लेन है और वो प्लेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को किसी न किसी जगह कट करता है, तो ओरिजिन से वहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं अपन, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो मान के चलो ये आपको ऐसे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो एक प्लेन है जो यहाँ पे ए पे इंटरसेक्ट करता है, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। ये लेंथ आपकी इक्वल टू ए है, तो इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ ए कोमा जीरो। ऐसे ये लेंथ बी है, तो ये पॉइंट हो जाएगा जीरो बी जीरो। और ये वाला पार्ट अगर सी के इक्वल टू है तो सी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जीरो कम जीरो सी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है ओरिजिन से एक्स एक्सिस के जहाँ पे उसको इंटरसेक्ट किया वहां तक की डिस्टेंस है। ठीक है, उसको अपन यहाँ पे ए बोल रहे हैं। तो ए बी सी आपके दिमाग में अच्छे से फिट होना चाहिए। अब देखिए, हमें एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जिसके अंदर इंटरसेप्ट गिवन है। अगर कोई प्लेन की इक्वेशन लिखनी है उसमें इंटरसेप्ट गिवन है। अब तक हमें क्या गिवन था? वेक्टर में पोजीशन वेक्टर था और नॉर्मल वेक्टर पता था। अब यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट देने लग गए, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए, अगर आप उसको देखोगे तो आपके पास में 3 पॉइंट आ चुके हैं। कितने पॉइंट आ चुके हैं? 3 पॉइंट आ चुके हैं। ए जीरो जीरो, बी पॉइंट देखेंगे तो जीरो बी और जीरो, और सी पॉइंट की बात करें तो जीरो जीरो और सी। और अभी हम जस्ट पिछला वाला केस देख के आए कि यदि हमारे पास में 3 पॉइंट आ जाते हैं तो हम प्लेन की इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में बनाएंगे। तो x माइनस एक्स वन, देखिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं x1 y1 z1 बोलूंगा, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 z2 और सी के कोऑर्डिनेट को x3 y3 z3। तो अब पिछले वाला रिजल्ट हमने लिखा था कि क्या था? x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो x माइनस एक्स वन ए, वाई माइनस जीरो और जेड माइनस जीरो। ठीक है, अब x2 माइनस एक्स वन लिखेंगे तो जीरो माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। y2 माइनस वाई वन लिखेंगे तो b, और z2 माइनस जेड वन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? z2 माइनस जेड वन लिखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x3 माइनस एक्स वन, तो x3 माइनस एक्स वन माइनस ए, फिर जीरो माइनस एन माइनस बी आ जाएगा, और c माइनस जीरो लिखेंगे तो ये c आ जाएगा इक्वल टू जीरो। ये हमने क्या कर दिया? ये सेकंड वाले में लिखा है x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, जीरो माइनस ए, बी माइनस जीरो, और यहाँ पे दोनों जीरो है इसलिए जीरो आ गया। इसके आगे माइनस मत लगाओ। और फिर थर्ड रो कैसे बनाते हैं? x3 माइनस एक्स वन, जीरो माइनस ए, फिर जीरो माइनस जीरो। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ये जीरो आ जाएगा, और c माइनस जीरो तो c आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास में एक रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट को थोड़ा सा इस प्रॉपर अरेंज करें तो ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म निकल के आ जाएगी। अब देखिए कैसे निकल के आती है, तो इसको हम प्रूफ तो कर ही रहे हैं। अब हमारे पास में x माइनस ए है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा? b इंटू सी माइनस जीरो। ठीक है, फिर देखेंगे तो माइनस का y के साथ में देखेंगे तो कितना आएगा? माइनस का ए सी माइनस जीरो आ जाएगा, प्लस z, और z के साथ देखेंगे तो जीरो प्लस ए बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। कट, ये समझ में आ गया? हमने पिछले वाले रिजल्ट की मदद से ये इंटरसेप्ट फॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे x माइनस ए और इधर b इंटू सी है, तो मैं लिखूंगा तो एक्स बी सी माइनस ए बी सी बाई ए प्लस हो गया वाई ए सी और जेड ए बी इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ से डिवाइड करो ए बी सी से, डिवाइड बाई ए बी सी। अगर ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स बाई ए हो जाएगा, क्योंकि b इंटू सी तो कट जाएगा। फिर ये वाला पार्ट में क्या आएगा? वाई बाई बी आ जाएगा, और तीसरे वाले पार्ट में आएगा जेड बाई सी, और ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा तो माइनस वन बचेगा, और वो राइट साइड में जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा। राइट साइड जाएगा क्या बन जाएगा? प्लस वन बन जाएगा। अब ये इक्वेशन निकल के आ रही है, इसी को हम बोल देंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन बोल सकते हैं। तो देखिए एक्स के डिवाइड में क्या आ रहा है? एक्स का इंटरसेप्ट आ रहा है। वाई के डिवाइड में क्या आ रहा है? वाई का इंटरसेप्ट आ रहा है। और जेड के डिवाइड में क्या आ रहा है? जेड का इंटरसेप्ट आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास में इंटरसेप्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, किसके रिलेटेड है? इंटरसेप्ट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, उस केस में आपको ये वाली प्लेन की इक्वेशन काम में लेनी है। ये मेरी बात अच्छे से आप दिमाग में सेट करो। प्लेन की इक्वेशन के अब तक हमारे पास में 4 फॉर्म आ चुके हैं। कितने फॉर्म आ चुके हैं? 4 फॉर्म आ चुके हैं, जिसके अंदर पहला फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था,
जिसके अंदर हमने बोला था उसको वेक्टर में पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर दे रखे थे। फिर हमने दूसरा देखा तो इसके अंदर नॉर्मल फॉर्म आ गया था। कौन सा फॉर्म आ गया था? नॉर्मल फॉर्म आ गया। फिर हम आगे बढ़े तो उसके बाद में अगर 3 पॉइंट दे दिए जाए तो उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि जस्ट पिछले वाला देखा है। और ये इंटरसेप्ट फॉर्म, ये अपनी इक्वेशन या जो क्वेश्चन होंगे उनकी एक अलग ही लैंग्वेज लेके चलेगा। उस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर आपको इंटरसेप्ट वर्ड के बारे में कहीं कहीं स्पेसिफाई कर रखा होगा। तो आप ये हिंट के तौर पे लें कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इंटरसेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो मैं इस इक्वेशन की मदद से प्लेन के बारे में और इंफॉर्मेशन डिकोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, एक्स के डिवाइड में एक्स इंटरसेप्ट है, वाई के डिवाइड में वाई इंटरसेप्ट है, जेड के डिवाइड में जेड का इंटरसेप्ट है। लेकिन कंडीशन है कि राइट साइड में 1 होना चाहिए, ये 1 होना मस्ट है। अगर ये 1 नहीं है तो एक्स के डिवाइड वाला पार्ट, वाई के डिवाइड वाला पार्ट और जेड के डिवाइड वाला पार्ट को आप इंटरसेप्ट नहीं बोल सकते। राइट, अब आपके सामने एक क्वेश्चन करवा देता हूँ बिल्कुल इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में। तो देखिए, इन 3 डायमेंशनल स्पेस एक पॉइंट मूव कर रहा है इन सच ए वे दैट सम ऑफ, देखो ये लाइन को पढ़ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इट इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सम, अच्छा एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होता है? हम जानते हैं एक्स इंटरसेप्ट होता है ए, वाई इंटरसेप्ट को हम लिखते हैं बी और जेड इंटरसेप्ट को लिखते हैं अपन सी के। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सम ऑफ रेसिप्रोकल यानी रेसिप्रोकल का सम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज इक्वल टू एक्सिट द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस बाई 2, यानी जेड एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है उसके रेसिप्रोकल से 2 ज्यादा है, ऐसा लिखा है। उसके रेसिप्रोकल से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो ये एक क्वेश्चन की अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन से हमने लिखा तो इतना समझ में आ गया। अगर मैं इसको इधर लेने की कोशिश करूं तो 1/a 1/b और 1/c माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कितना है? 2 है। अब मैं 2 को अगर डिवाइड करके डिवाइड में डालता हूँ तो ऐसा हो जाएगा 1/a 1/2 b और -1/2 उधर c इक्वल टू 1। कितने लोग मानते हैं ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ? अगर ऐसा लिखें, इस तरह से अगर लिख लिया जाए, आगे क्या पूछा है कि एक ऐसे प्लेन, ऑल सच प्लेन विल पास थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रहे हैं। और इस क्वेश्चन की देख लो कब पूछा गया, यही 2020 में पूछा गया था। तो अभी तक हमने जो इक्वेशन की फॉर्म में लिखा आता है, अब पूछ रहे ये कहाँ से पास हो रहा है। तो इस शेप को मुझे कंपेयर करना चाहिए, इससे कंपेयर करना चाहिए जो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है उससे, क्योंकि इसके अंदर इंटरसेप्ट की बात हो रही है। तो मैं x/a y/b और z/c इक्वल टू 1 से कंपेयर करता हूँ। तो कंपेयर करने के बाद में मेरे पास में x, y और z की वैल्यू बहुत आसानी से दिखने लग जाएगी, 1/2 1/2 और -1/2 है या नहीं बताओ। अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो डिवाइड में a इधर b है, c है और राइट साइड में 1 है, तो ये 1/2 किसकी प्लेस पे आ गया है? x की जगह, दूसरा 1/2 y की जगह है और -1/2 किसकी जगह है? z की जगह आ रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हो x/z की वैल्यू 1/2 1/2 और -1/2। अब आप बताओ, जब आप कोई प्लेन की इक्वेशन लिखते हो या कोई जनरल इक्वेशन लिखते हो तो उसके अंदर x/z क्या होते हैं? x/z क्या होते हैं? ये वो सब पॉइंट का एक कॉम्बिनेशन होता है या लोकस होता है जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो ये इंटरसेप्ट को फॉलो करते हैं। तो इंटरसेप्ट या प्लेन की इक्वेशन को फॉलो करेंगे तो ये x/z क्या है? ये वो सारे पॉइंट में से एक पॉइंट है जहां से प्लेन पास हो रहा होगा, जहां से प्लेन ये क्या हो रहा? पास हो रहा होगा। तो अब बोला है कि प्लेन कहाँ से पास होगा, तो ऐसे बहुत सारे प्लेन बन सकते हैं, क्योंकि एबीसी की वैल्यू आप बदलोगे तो आपके इंटरसेप्ट बदल जाएंगे, और इंटरसेप्ट बदलने का मतलब ये अलग अलग प्लेन बन सकते हैं, लेकिन ये सारे प्लेन एक ही जगह से पास होंगे। जैसे आपको ध्यान हो तो अपन लाइन के अंदर बोलते थे कि ऐसी बहुत सारी फैमिली ऑफ लाइन होती है, वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से पास होती थी। ऐसे बहुत सारे प्लेन है, वो किसी एक पॉइंट से पास होंगे, तो वो पॉइंट हमसे पूछ रहे थे। तो कितना आसानी से आपको पॉइंट नजर आ रहा है, ये ए ऑप्शन के अंदर आपको दिख रहा है कि ये 1/2 और -1/2 से पास हो रहा होगा। अब खुद सोचो, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसमें ए बी सी की वैल्यू रखें सिर्फ 2 आ जाए, और बहुत सारे ए बी सी के कॉम्बिनेशन बनने का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेन पॉसिबल हो सकते हैं जो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन ये सारे प्लेन एक स्पेसिफिक पॉइंट से पास हो रहे होंगे, वो पॉइंट पूछ रहे हैं। तो वो पॉइंट हमने यहाँ से कंपेयर करके बहुत आसानी से निकाल दिया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये वीडियो लंबा नहीं बने, इसलिए अगले वीडियो के अंदर
आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। लेकिन मैंने जो प्लेन के इक्वेशन का आइडिया दिया है, इस आइडिया को अच्छे से आप नर्चर करें, दिमाग के अंदर सेट करें और फिर आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें आप ध्यान रखना, देखो मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो मुझे इतना ही पता है कि प्लेन की इक्वेशन में मुझे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन इक्वल टू 0 लिखना होता है। अगर मुझे ये समझ में आता है तो मैं कैसी भी इंफॉर्मेशन से प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूँ। अब उसके बाद में जो स्पेशल केस के तौर पर हमने रिजल्ट देखें, ये हमें क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर आपकी स्पीड बढ़ाएंगे। तो उनको पता होना जरूरी है। जैसे 3 पॉइंट दे दिए तो 3 पॉइंट से हमें डिटरमिनेंट फॉर्म से प्लेन की इक्वेशन लिख लेनी है। इंटरसेप्ट दे दिए तो इंटरसेप्ट की मदद से प्लेन की इक्वेशन लिख लेनी है। अगर पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर दे रखे तो यहाँ से लिख लेनी है। तो ये आपको क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में कैटेगरी में बांटने में मदद करेंगे। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और अच्छे से रिवाइज करके रखें। अगला केवल आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा और कुछ जितनी भी यहाँ पे प्लेन के अंदर में इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो देखेंगे, जैसे कि इमेज निकालना, फुट और परपेंडिकुलर निकालना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।